दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 50 साल पहले बिहार कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित हुआ था। तब इमरजेंसी का दौर था, नसबंदी का दौर है। लेकिन आज 50 साल बाद नीतीश कुमार के कंधे पर सवारी कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार राजनीतिक वाटरलू तो साबित नहीं होने जा रहा, क्योंकि तब दौर नसबंदी का था, आज दौर बिहार में नशाबंदी का है। तो नसबंदी से नशाबंदी के 50 साल के सफर को यदि एक तरफ रख दे और बदले हुए बिहार की नई आकांक्षाएं और नए दौर की राजनीतिक परिस्थितियों में सहमात का खेल, घात प्रतिघात के सहारे बिछाई जा रही बिसात और इन सब को एक तरफ रखते हुए बिहार की सामाजिक संरचना में जिस रूप में सियासत रचा बसा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना दांव, भारतीय जनता पार्टी का अपने प्लान बी सी डी ई टीम के सहारे खेला जाने वाला दांव और इन सब से बढ़कर देखें तो नीतीश कुमार की चाणक्य नीति बनाम अमित शाह की चाणक्य नीति के भंवर में फंसे हुए बिहार में अब नीतीश कुमार ने क्या फाइनल कॉल ले लिया है। जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही है, वो खबर ये है कि नीतीश कुमार ने डिसाइड कर लिया है, तय कर लिया है कि क्या करना है। और ये चौंकाने वाली खबर जो मैं आपको दे रहा हूं कि बिहार ने तय कर लिया है, और बिहार जो वही तय करता है, बिहार का पॉलिटिकल इंडिकेटर कम से कम 20 सालों से वैसे ही घूमता है जैसे बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उसे घुमाता रहता है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार विमर्श जो शुरू कर दिया है, उस विश्वास मत हासिल करने की परिस्थितियों की नौबत क्यों आई है और क्या ये विश्वास मत फेस सेविंग एग्जिट, चेहरा बचाने का तरीका बिहार के तीनों प्रमुख राजनीतिक खेमों में से किसके लिए सामने लेकर आ रहा है। बिहार विधानसभा का दरअसल अंतिम सत्र है और वो अंतिम सत्र 21 जुलाई से शुरू होना है। लेकिन 21 जुलाई के पहले बिहार की सियासत की फिजा जिस रूप में बदल रही है, वो नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर की बैसाखियों पर टिकी हुई 240 वाले नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए भी किसी खतरे से कम, किसी राजनीतिक खतरे से कम की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मॉनसून सत्र होगा तो सिर्फ बिहार विधानसभा का नहीं होगा, मॉनसून सत्र संसद का भी होगा और पटना की सत्ता डवाडोल होगी तो दिल्ली की सत्ता भी डवाडोल होगी। पटना में विकल्प दो उपलब्ध रहता है, दिल्ली में विकल्प दो उपलब्ध नहीं रहता, क्योंकि विकल्प दो दूसरे खेमे में जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस विकल्प दो की तरफ देखने की नौबत क्यों आ रही है। आपने इकोनॉमिक टाइम्स का वो साक्षात्कार देखा होगा, देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का साक्षात्कार, जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन ये समय तय करेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये वक्त तय करेगा। ये बात वो अमित शाह अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं जो अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये कह रहे थे कि 24 तो छोड़िए, 29 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। बिहार के मामले में जहां सहयोगी दल के हाथ से मुख्यमंत्री पद अपने पाले में लेने की हसरत बीजेपी ने पाल रखी है, वहां ये बात बीजेपी क्यों नहीं कह पा रही है। सबको पता है पाटलिपुत्र की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, सबको पता है बंगाल में घुसने के पहले पटना से होते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा सुगम रास्ता और राजनीतिक माहौल चाहिए जिस राजनीतिक माहौल के आश्रय हरियाणा से लेकर कलकत्ता तक की सड़क पर भाजपा का कब्जा हो, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कब्जा हो। ये सपना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से अधूरा छूटता है तो वो अधूरा सपना बिहार से छूटता है। बिहार के बाद ही बंगाल की बारी आती है, लेकिन बिहार में भाजपा अकेले कुछ कर नहीं पा रही। कारण क्या है। सांप्रदायिकता की राजनीति पर सामाजिक न्याय की राजनीति हमेशा से भारी पड़ती रही है और उस दौर में तो सामाजिक न्याय की राजनीति और भी बिहार में भारी पड़ने की गुंजाइश दिख रही है, जहां पिछड़े वर्ग से आने वाले कथावाचक को उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपमानित किया गया और जिस तरह की अमानवीय हरकतें उस कथावाचक के साथ की गई, उसके बाद तो भाजपा का और संघ का चुनावी हिंदुत्व का विद्रूप चेहरा उस तरह से सामने आता है, उस रूप में सामने आता है, जहां मंडल की धारा कमंडल की धारा को नेस्तनाबूद करने की दिशा में
पीडीए के उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के नैरेटिव से आगे निकलने की गुंजाइश में दिखाई देने लगती है। लेकिन अखिलेश यादव की जो गुंजाइश दिख रही थी उत्तर प्रदेश में, जो विधानसभा चुनाव में दिख रहा है, बिहार में तो वो पहले से दरअसल दिख रहा है। लेकिन जब बिहार में वो पहले से दिख रहा है, तो बीजेपी अपनी तरफ से समाज के कौन से खेल को चल रही है। कल एक ट्वीट आया था, और वो ट्वीट था चिराग पासवान के सांसद बहनोई, उनके जीजा अरुण भारती का। बिहार में पार्टी के काम को दरअसल वही देखते हैं, बिहार अफेयर्स को, लोजपा रामविलास के बिहार अफेयर्स को। और उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार ने जो जाति जनगणना महागठबंधन के दौर में कराई थी, उस जाति जनगणना पर ही सवाल उठा दिए। उस जाति जनगणना को ही एक तरह से कहें तो फर्जी ही बता डाला, क्योंकि उसे वो ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार नहीं है, उसे वास्तविकता के अनुरूप मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वो उसे फर्जी करार दे रहे हैं। और जब उसे वो फर्जी करार दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार जो 2020 के चिराग मॉडल के भुक्तभोगी हैं, तीसरे नंबर की पार्टी में तब्दील हो गए थे चिराग मॉडल से। अब चिराग पासवान की पार्टी का नया रवैया, जिसमें एक तरफ चिराग पासवान को मुख्यमंत्री भी बनना है, एक दूसरी तरफ उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ना है, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार के सरकार के कार्यों पर भी, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एजेंडा हाल के दिन में रहा, उस पर सवाल भी उठाने हैं। तो क्या नीतीश कुमार को यह दिखाई नहीं दे रहा कि किसके इशारे पर चिराग पासवान कर रहे हैं, किसके हनुमान 2020 में बने हुए थे? स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान बने हुए थे। और जब नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान बन गए थे चिराग पासवान, तो उनकी पार्टी क्या अब जनता दल यूनाइटेड को, जो पिछले चुनाव में जितना भर एजेंडा अधूरा छूट गया था, उसे फिनिश करने के काम में फिर से लगा दिया गया है? ये सवाल एक बड़े सवाल के तौर पर बिहार में तैर रहा है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन में भी चीजें बहुत सामान्य नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन में सबसे एक्टिव पार्टी तो कांग्रेस ही दिख रही है। जनाधार के स्तर पर कोई कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिहार की तीनों बड़ी पार्टियों से फिलहाल अभी भी चौथे नंबर पर माना जा सकता है। राजद, जदयू और भाजपा के बाद चौथे नंबर पर कांग्रेस के जनाधार को माना जा सकता है। वो पहले दो की स्थिति में अभी नहीं है, ये सार्वजनिक सत्य है, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक्टिविटी तो दिख रही है, राजनीतिक गतिविधियां तो दिख रही है, दलित नेतृत्व का असर तो दिख रहा है। और जब असर दिख रहा है, तो वो असर बेअसर किसे कर रहा है? तो वो असर दरअसल कांग्रेस का असर नीतीश कुमार के एजेंडे को बेअसर कर रहा है। अति पिछड़ा और दलित की सामाजिक कंस्टिट्यूएंसी को कहीं ना कहीं डेंट लगा रहा है। और ये सब परिस्थितियां जब पैदा हो रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी कम से कम अभी वो माहौल बिहार में नहीं दिख रहा जो 2020 में दिख रहा था। चिराग मॉडल के बाद लोगों को लगने लगा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और होते होते रह गया था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा नेतृत्व के उस चेहरे के साथ, कम से कम आज जब हम आपसे 25 जून को मुखातिब हैं, तब तो आज तो दिखाई नहीं दे रहा। 4 महीने बाद चुनाव के वक्त क्या परिस्थितियां होंगी, ये पक्के तौर पर मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं कि बता पाऊं। लेकिन कम से कम आज न तो कोई प्रो इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के पक्ष में दिखाई दे रही है, न ही एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के पक्ष में दिखाई दे रही है। न तो तेजस्वी यादव के पक्ष में कोई बहुत बड़ा माहौल दिख रहा है, और न ही प्रशांत किशोर, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाते दिख रहे हैं, उससे आगे कोई करिश्मा वो करने की स्थिति में दिख रहे हैं। करिश्मा विहीन और लहर विहीन ये बिहार का चुनाव बनता जा रहा है। और जब लहर विहीन ये चुनाव बनता जा रहा है, तो उस परिस्थिति में होता क्या है? जिसके वोटों का, वोट बैंक का गुणा गणित जिसके साथ फिट बैठ गया, चुनाव में वही सिकंदर बन के सामने आता है। लेकिन सिकंदर बनने और बनाने की प्रक्रिया में बीजेपी को डेंट कहां लग रहा है, जरा वो देखने की जरूरत है कि डेंट भी लग रहा है और नीतीश कुमार से सत्ता छीनने की बेचैनी भी दिखाई दे रही है। तो डेंट लग रहा है नीतीश कुमार के साथ रहने के साथ साथ मोदी कैबिनेट के द्वारा जो जाति गणना कराने का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के बाद बीजेपी के कोर वोट बैंक, जिसे ऊंची जातियों का वोट बैंक कहा जाता है, उसमें डेंट लग रहा है। और उसमें डेंट किस रूप में लग रहा है? इस रूप में लग रहा है कि बिहार की ऊंची जातियों को खास तौर पर
ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी पायदान पर आकर खड़ी हो गई, वही बातें करने लगी जो जदयू, राजद और कांग्रेस अब करने लगी थी, राहुल गांधी कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बातें। तो सामाजिक न्याय की रथ पर जब जाति जनगणना कराने के लिए बीजेपी सहमत हो गई, तो उस परिस्थिति में जो बिहार के सो कॉल्ड अपर कास्ट वोटर है, उनके बीच पार्टी नहीं विधायक ज्यादा से ज्यादा जिताकर भेजने की परिस्थितियां। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, 65 के आसपास ऊंची जातियों के विधायक बताए जाते हैं। 243 में 38 सीटें रिजर्व है, 36 एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके अलावा जो 205 सीटें हैं, उन 205 सीटों में इतना तो तय है कि तकरीबन 110 से लेकर 125 के बीच ऐसी सीटें हैं जहां दोनों गठबंधनों की तरफ से, चाहे एनडीए हो या इंडिया महागठबंधन हो, दोनों की तरफ से कम एक कैंडिडेट ऊंची जाति का होगा। अपर कास्ट का एक कैंडिडेट कम से कम 110 से लेकर 125 सीटों पर होगा। ये बात तो करीब करीब तय है। और जब ये परिस्थितियां, ये व्यूह रचना बन रही है, तो जितना डेंट नीतीश कुमार को लगना है, उससे कहीं ज्यादा डेंट बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये सारी परिस्थिति दिखाई दे रही है कि डेंट तो लगना है, डेंट लगने के बाद हंग असेंबली की तरफ कहीं बिहार न चला जाए, कहीं 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में जैसे रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे अपने 29 विधायकों के साथ, और नौबत ये आ गई कि दोबारा विधानसभा चुनाव कराना पड़ा, वो नौबत कहीं फिर से खड़ी ना हो जाए। ये हालात नीतीश कुमार की राजनीतिक परिस्थितियों को ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। उनके कैबिनेट के मंत्री कुछ तो सर्वदलीय पारिवारिक नेता भी हैं, जिनके परिवार का इतिहास भाजपा से लेकर जदयू और लोजपा और संघ तक जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो ऐसे सर्वदलीय नेता भी हैं। ऐसे सर्वदलीय नेता 55-60 साल की उम्र में प्रोफेसर भी बन जा रहे हैं। नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक अलग सवाल कम से कम वोटर्स की कंस्टिट्यूएंसी के बीच में खड़ा हो रहा है। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के हालात 2020 की तरह बहुत अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार की सत्ता दरअसल तलवार की धार पर है, और उन सब से आगे बढ़कर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। गिद्ध दृष्टि शब्द का इस्तेमाल मैंने मुहावरे के तौर पर किया है, उसे अन्यथा न लिया जाए। लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई है, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो खबर आ रही है कि 21 जुलाई से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र है, और ये अंतिम सत्र है बिहार विधानसभा चुनाव का, क्योंकि सितंबर से सभी चुनाव में लग जाएंगे। तो जब मॉनसून सत्र बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र है, केवल 5 दिनों का सत्र है, 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच, तो इस सत्र के दरमियान जनता दल यूनाइटेड ने एक नया विचार विमर्श शुरू हो गया है। विचार विमर्श क्या, क्यों और किस लिए, यह समझना ज्यादा जरूरी है। वो विचार विमर्श है कि नीतीश कुमार सत्र के पहले दिन विश्वास मत प्रस्ताव रख सकते हैं। अब अंतिम सत्र में भला विश्वास मत प्रस्ताव कोई क्यों रखता है और क्यों रखेगा? स्वाभाविक है कि विश्वास मत प्रस्ताव रखने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो अभी सीट शेयरिंग में बहुत रुचि दिखा रही है, और न ही सीट शेयरिंग के साथ साथ नीतीश कुमार को 25 से 30 फिर से नीतीश के, यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव के रिश्ते सबसे वो जग जाहिर है कि किस रूप में है। और नीतीश कुमार लालू यादव के लिए, चूंकि तेजस्वी यादव भी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके लिए भी एक सेफ एग्जिट का, फेस सेविंग का कम से कम रास्ता मुहैया कराया जाए, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए विन विन सिचुएशन पैदा कर सकता है। इसीलिए बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र में विश्वास मत प्रस्ताव रखने की तैयारी हो रही है कि अगर 21 जुलाई के पहले सीट शेयरिंग का मामला और सीट शेयरिंग के साथ साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने की मांग को बीजेपी ने मंजूरी नहीं दी, तो सत्र के पहले या दूसरे दिन नीतीश कुमार विश्वास मत प्रस्ताव रख सकते हैं। और विश्वास मत प्रस्ताव पर होगा क्या? वो नहीं होगा जो फरवरी 2024 में हुआ था, जब विधायक पकड़ पकड़ कर लाए जा रहे थे। विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पास कराए जाने पर अंदर खाने राजद से सहमति बनाए जाने की खबरें आ रही है। ध्वनि मत से पास कराए जाने का मतलब क्या होगा कि 243 के 243 विधायक नीतीश कुमार के समर्थन में वॉइस वोट से पास कराओ, और फिर उसके बाद
आखिरी 3 महीने जो चुनाव तक के बचेंगे, नीतीश कुमार भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर अपनी अगली राजनीतिक राह, चाहे वो बिहार में तिकोड़े मुकाबले की सूरत हो, चाहे वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ जाने की सूरत हो, दोनों ही परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार यदि 200 से ऊपर विधायकों के समर्थन के साथ विश्वास मत हासिल कर लेते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि 78 विधायक भारतीय जनता पार्टी के माइनस भी कर दिए जाएं, तब भी नीतीश कुमार की सरकार को न बर्खास्त किया जा सकता है, न ही दोबारा फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि बीजेपी ने अगर समर्थन वापस भी ले ले, तो गवर्नर के पास 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले ध्वनि मत से पास विश्वास मत का रिकॉर्ड है। और जो महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया, वो फैसला साफ जाहिर करता है कि जब तक एक ऐसी पार्टी जिसके समर्थन वापसी से सरकार की स्थिरता पर खतरा होता हो, वो सपोर्ट विड्रॉ ना करे, तब तक सरकार किसी को फ्लोर, तब तक गवर्नर किसी को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकते। तो जेडीयू के अंदर तैयारी बड़ी है। ध्वनि मत से विश्वास मत पास कराने पे सहमति। तेजस्वी यादव को भी लगेगा कि 3 महीने के लिए सरकार गिराकर बिहार को राष्ट्रपति शासन में क्यों धकेले, और राष्ट्रपति शासन में जाने का मतलब है कि बिहार में अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन हो जाना, जो नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक तौर पर खतरे की घंटी बजाता। तो तेजस्वी यादव कतई नीतीश कुमार को विश्वास मत पर न तो वॉकआउट करेंगे, न ही वो मत विभाजन की मांग करेंगे, जो हालात अभी दिख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, 21 जुलाई के पहले तक ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गेम है। 21 जुलाई के बाद गेम भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका होगा। अब बीजेपी सत्ता की बी टीम के तौर पर उस गेम को अपने पाले में रखने के लिए यथास्थितिवाद को स्वीकार करती है, या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को संसद में बहुमत के जुगाड़ की अवधारणा से ऊपर ले जाकर के पाटलिपुत्र पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए नीतीश कुमार से मुक्ति पाने के लिए मौजूदा दौर, जिस परिस्थिति में, जिस दौर में हम आज ये चर्चा आपसे कर रहे हैं, उस दौर को चुनाव तक कंफ्यूजन की स्थिति को बनाए रखने में तो रुचि नहीं ले रही है। सब कुछ 20 जुलाई तक नीतीश कुमार देख रहे हैं। देखते जाइए 21 जुलाई से 5 दिनों का सत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में राजनीतिक तौर पर वाटरलू साबित हो सकता है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।